फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिफेंस कोच। अगर आप अपकमिंग सीडीएस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि कई बार सीडीएस एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं और इनकी आगे भी रिपीट होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड। ओके, तो पता है हम सबको कि पंचायती राज जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा। ओके, लेकिन उससे पहले भी हमारा जो कंट्री है उसमें पंचायती राज जो सिस्टम था वो लागू हो चुका था, कुछ स्टेट्स ने उसको लागू किया था। तो वो कौन सी स्टेट थी? तो वो हमारी स्टेट थी राजस्थान। ओके, राजस्थान का कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? ये डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, जो कि थी नागौर। यहाँ पर ये एस्टेब्लिश हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। ओके, बलवंत राय मेहता कमेटी सजेस्टेड दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज शुड कंसिस्ट ऑफ। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए पहले से हमारे कंट्रीज में कुछ प्रोग्राम्स चल रहे थे। उसके बाद सरकार ने पंचायती जो राज इंस्टीट्यूशंस थे उनको प्रॉपरली स्टैब्लिश करने के लिए कुछ कमेटीज़ का जो है वो फॉर्मेशन किया था। तो उसमें से जो हमारी फर्स्ट कमेटी थी वो हमारी थी बलवंत राय मेहता कमेटी। और इन्होंने क्या किया था, जो 3 टियर सिस्टम था, ओके, 3 टियर सिस्टम है उसको उन्होंने प्रपोज किया था। तो वो जो उनका 3 टियर सिस्टम था वो किस किस चीज़ों से कंसिस्ट करता था? वो था आपका विलेज लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। विलेज लेवल पर हम क्या बोलते हैं इसको? ग्राम पंचायत। ओके, और ब्लॉक लेवल पर मंडल परिषद या फिर पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम बोलते हैं जिला परिषद। ओके, मंडल पंचायत वर रिकमेंडेड बाय। ओके, एक तो आपकी हो गई बलवंत राय मेहता कमेटी, इसके बाद आपकी है एक दूसरी अशोक मेहता कमेटी, ये भी एक आपकी इंपॉर्टेंट कमेटी है। और उसके बाद GVK राव कमेटी नंबर 3 पे, एंड नंबर 4 पे है आपकी LM सिंघवी कमेटी। इनका सीरियल भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है तो वो भी आपको याद रखनी है। तो ये जो 4 कमेटी थी इन्होंने अपने अलग अलग प्रपोजल्स दिए, और इनसे पहले वाली जो कमेटी थी उसमें क्या क्या खामियां थी उसको सुधारने के लिए इन्होंने अपने प्रपोजल्स भी दिए। तो वहीं से ये क्वेश्चन है कि जो मंडल पंचायत की जो बात की गई है वो किस कमेटी में की गई है? तो हमारी ये बात की गई है अशोक मेहता कमेटी के अंदर। अब ये जो अशोक मेहता कमेटी थी आपकी वो 1977 में फॉर्म की गई थी कि वापस से हम जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है उसको हम रिवाइव कर पाएं और स्ट्रेंथन कर पाएं। और ये आपकी याद रखनी है आपको 2 टियर का इन्होंने प्रपोजल दिया था। जैसे बलवंत राय मेहता में आपके 3 टियर्स थे, इसमें आपके 2 टियर्स थे, जिसमें से एक था आपका जिला परिषद और दूसरा था आपका यही मंडल पंचायत, जो कि एक आपके विलेजेस का ग्रुप था। द पंचायती राज सिस्टम वॉज अडॉप्टेड टू डिसेंट्रलाइज द पावर ऑफ द डेमोक्रेसी। हमें पता है कि हमारा सेंटर के बाद स्टेट और स्टेट के बाद ये पावर हमारी सीधे कहाँ चली जाती है? डिस्ट्रिक्ट, और उससे भी नीचे हमारी सारी विलेजेस में। तो सारी पावर को विलेजेस के आखिरी आदमी तक पहुँचाने के लिए हमने इसको डिसेंट्रलाइज किया था, पावर ऑफ डेमोक्रेसी। पंचायती राज वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन द कंट्री इन, जो बेसिकली पंचायती राज सिस्टम का जो एक कॉन्सेप्ट था वो 1952 में ही शुरू हो गया था। किस प्रोग्राम के तहत? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। ओके, आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि पंचायती राज सिस्टम तो हमारा 1959 में लागू हुआ था। वो आपका लागू हुआ था प्रॉपर PRI के फॉर्म में, प्रॉपर उसको अडॉप्ट किया गया था, बट उस तरीके का जो सिस्टम था वो हमारे देश में 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के फॉर्म्स में चल रहा था। और यही जो आपकी स्कीम थी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्हीं की खामियां इसमें सुधार करने के लिए जो आपकी फर्स्ट बलवंत राय मेहता कमेटी थी उसका फॉर्मेशन उसका किया गया था। ओके, हु इज टू कंडक्ट द इलेक्शंस टू द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज? तो वो कौन करता है? हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन। आपको पता है जो प्रॉपर इलेक्शन कमीशन होता है वो आपका इलेक्शन करता है किन किन लोगों का? प्रेसिडेंट से लेकर आपका करता है स्टेट असेंबली तक के लोगों का।
ओके, इसके बाद जो स्टेट के जो इलेक्शंस होते हैं अंदर के, यानी कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के, उसको लागू करने के लिए हमारा आर्टिकल 243K और 243ZA तक हमारा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसका फॉर्मेशन किया गया है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स वुड नीड स्टेट रेटिफिकेशन? आर्टिकल 368 जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करता है। तो आपके जो अमेंडमेंट्स होते हैं वो या तो आपका पार्लियामेंट ही कर लेता है सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी के तहत, लेकिन कुछ रेटिफिकेशंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको स्टेट की भी कंसेंट चाहिए होती है। ओके, तो ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपको स्टेट का जो रेटिफिकेशन है वो भी चाहिए होगा? तो वो है आपके तीनों, जिसमें भी आपके फेडरल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, मतलब जिस भी जगह पर स्टेट में भी चेंजेस आएंगे तो वहाँ पर आपको स्टेट का भी रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी है और अमेंडमेंट प्रोसीजर इटसेल्फ जो आर्टिकल 360 है वो भी, या फिर जो हमारी यूनियन जुडिशरी को अफेक्ट करे वो भी, और जो आपकी सीट्स हैं SC ST की पार्लियामेंट में उनमें भी। रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, कौन से इसमें से ट्रू है, कौन सा आपके रॉन्ग है? द प्रोविजन ऑफ ज्वाइंट सिटिंग इज नॉट अवेलेबल, बिल्कुल करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कभी भी आपकी जो है वो ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती, हर हाउस को जो है वो सेपरेटली उसको पास करना पड़ता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। दे बिकम ऑपरेटिव फ्रॉम द डेट बोथ हाउसेज हैव पास द बिल्स? नो, जिस दिन वो दोनों हाउसेस बिल पास करते हैं उसके अलावा उसको कहाँ भेजा जाता है? प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। जब प्रेसिडेंट उस पर अपना एसेंट दे देता है तब वो बिल जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास माना जाता है। He has to must give assent to the constitutional amendment bill. He neither withhold or nor return the constitution amendment bill. Okay. Then Parliament may amend any part of the Constitution according to the procedure laid down in the Article 368. Correct. Okay. तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। तो ये तीनों आपके हो गए करेक्ट और ये आपका हो गया रॉन्ग। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मेंशन द पोस्ट ऑफ, कौन सी पोस्ट इसमें मेंशन नहीं है? चेयरमैन है, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा है, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, या फिर मैं कहूँ कि डेप्यूटी CM। आपने बहुत सारी जगहों पे सुने होंगे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर तो अब नहीं होते बट डेप्यूटी CM बहुत होते हैं। बट ये जो है पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ही इनको रख लेती हैं, उनको अलग अलग पोर्टफोलियो देने के लिए रख लेती हैं, बट कॉन्स्टिट्यूशन में इनका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। Which amendment of the Constitution give priority to the directive principle over fundamental rights? ओके, आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट होते रहते हैं। ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा उलट पुलट कर रख दिया था। तो इसमें इन्होंने बेसिकली 31C का जो आपका स्कोप है उसको और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया था। कैसे? बाय इंक्लूडिंग एनी लॉ टू इम्प्लीमेंट एनी ऑफ द DPSP, ना कि केवल जो कि स्पेसिफाइड थे आपके आर्टिकल 39B एंड C में, और भी ज़्यादा इसके अंदर उन्होंने DPSP के पार्ट्स को इंक्लूड कर दिया था इस 31C के अंडर में। तो वो कौन सा अमेंडमेंट था आपका? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। अ मेजर पोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेजर पोर्शन आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसे वो अमेंड किया जा सकता है? बाय 2/3 मेजॉरिटी, या फिर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं बाय स्पेशल मेजॉरिटी। ओके, सिंपल मेजॉरिटी से भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया जा सकता है, स्पेशल मेजॉरिटी से भी किया जा सकता है, एंड थर्ड क्या टाइप है? स्पेशल मेजॉरिटी विद द स्टेट रेटिफिकेशन ऑल्सो। ओके, Which amendment restored the power of the judicial review to the Supreme Court and High Courts after it was curtailed by the 42nd Amendment Act? 42nd Amendment ने क्या किया था? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स को कम कर दिया था, लेकिन उसके बाद हमारा एक एक्ट आया था, एक अमेंडमेंट आया था 43rd अमेंडमेंट एक्ट 1977, जो कि आपकी जनता पार्टी लेकर आई थी उस टाइम पर। उन्होंने ये वापस से जो इनकी पावर थी उसको रिस्टोर कर दिया था।
Who is entitled to initiate a bill for the constitutional amendments? ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो बिल हैं वो कौन इनिशिएट कर सकता है, मतलब कहाँ से वो शुरू हो सकते हैं? तो वो आपका कर सकता है ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को शुरू करने का काम कर सकती है। और इसमें आपका चाहे कोई कैबिनेट मिनिस्टर हो, कोई मिनिस्टर हो, या फिर कोई जो आपका प्राइवेट मेंबर भी हो, वो भी इस बिल को इनिशिएट कर सकता है। बट स्टेट लेजिस्लेचर्स जो होते हैं उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को इनिशिएट करने की पावर नहीं होती है। ओके, और इसमें आपको जो प्रेसिडेंट है उसका प्रायर परमिशन की भी जरूरत नहीं होती है। द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियाज डिफेंस फोर्स इज, ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा सुप्रीम कमांडर होता है इंडिया का डिफेंस फोर्स का, वो कौन होता है? हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, आर्टिकल जो आपका है कौन सा? 53। अगर आपने हमारी प्रीवियस लेक्चर सुने होंगे, प्रीवियस पार्ट इसके याद किए होंगे, तो आपको पता होगा कि आर्टिकल 53 के तहत क्या बोला जाता है कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर होता है डिफेंस फोर्सेस का, और वही उनको अपॉइंट भी करता है। इसके अलावा जो हमारा प्रेसिडेंट है उसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दी है? सिंगल सिटीजनशिप दी है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर इंडिया का सिटीजन है उसके बाद किसी पर्टिकुलर स्टेट का भी सिटीजन हो जाएगा, नहीं, उसको केवल एक ही सिटीजनशिप लिए एंड दैट इज ऑफ इंडिया। तो आपको जो सिटीजनशिप की बात है वो किस पार्ट में कही गई है? पार्ट 2 में। और कौन से आर्टिकल्स के तहत? 5 to 11 आर्टिकल्स में सिटीजनशिप की बात को डिस्कस किया गया है। और जो हमने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो भी हमने कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि यूनाइटेड किंगडम से। द लेटर ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी एड्रेस्ड टू द, ओके, प्रेसिडेंट को अगर रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट को देगा। अच्छा, यहाँ पर ये बताइए, अगर प्रेसिडेंट को ओथ दिलानी है तो वो ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को? तो वो हमारा दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ओके, द नेम ऑफ एनी इंडियन स्टेट कैन बी ऑल्टर्ड बाय, आपको पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 3 के तहत ये कहा गया है कि जो हमारी यूनियन पार्लियामेंट है वो किसी भी स्टेट का क्या कर सकती है? एरिया को चेंज कर सकती है, उनकी बाउंड्री चेंज कर सकती है, उसका नाम चेंज कर सकती है, या फिर कोई एक नई स्टेट भी बना सकती है। कौन बना सकती है? केवल हमारी यूनियन पार्लियामेंट। ओके, अंडर द आर्टिकल 3। Which of the following qualifications is not essential for election as president of India? प्रेसिडेंट बनने के लिए हमें कौन सी एक चीज नहीं चाहिए? तो वो है आपकी अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। ऐसा नहीं है कि वो लोकसभा का मेंबर होगा तब ही वो हमारा प्रेसिडेंट बन पाएगा, लेकिन वो लोकसभा के मेंबर बनने लायक उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो होनी चाहिए। 35 साल से कम नहीं होना चाहिए और इंडिया का वो सिटीजन होना चाहिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? हमारा फंडामेंटल राइट इनमें से कौन सा नहीं है? राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हैं, ये तीनों हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन राइट टू जो स्ट्राइक है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, वो हमारा क्या है? एक हमारा लीगल राइट है। ये जो है आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1957 है, उसके तहत आपके वर्कर्स को ये राइट दिया जाता है कि अगर उनको कोई बात समझ नहीं आ रही है, अपने ओनर से अगर उनको कोई भी बात कहनी है, तो फिर वो स्ट्राइक का समझौता या स्ट्राइक का जो तरीका है उसको अपना सकते हैं। आपका फंडामेंटल राइट राइट टू प्रोटेस्ट है, आप किसी भी चीज के लिए प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये आपका फंडामेंटल राइट है। लेकिन राइट टू स्ट्राइक जो है वो आपका सिर्फ एक लीगल राइट है। ओके, Which one of the following court is responsible for the enforcement of the fundamental rights? फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए कौन सी कोर्ट जिम्मेदार है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर द आर्टिकल 32। इस आर्टिकल 32 को हम क्या बोलते हैं? सोल भी बोलते हैं, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के अंडर में आता है। इसके तहत जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो रिट्स जारी कर सकती है, जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल करने के लिए जो भी काम किया गया है उससे रोक सकते हैं।
ओके तो ये थे आज के आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटी के क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, वीडियो को लाइक करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।